सब्सक्राइब कीजिए कामयाबी कैसे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले। दोस्तों नमस्कार, मैं श्याम सुंदर पाठक, असिस्टेंट कमिश्नर। एक छोटे से संदेश के साथ अपनी बात शुरू करता हूँ कि वो संकल्प ही क्या जो तूफानों में टूट जाए, वो संकल्प ही क्या, वो ज़िद ही क्या, वो जुनून ही क्या जो तूफानों में टूट जाए, वो ख्वाब ही क्या जो हकीकत में न बदले एक दिन। दोस्तों हाँ, ये सच है, वो ख्वाब ही क्या जो हकीकत में न बदले एक दिन। आपने आईएएस बनने का, पीसीएस क्वालिफाई करने का जो सपना देखा है, जो ख्वाब देखा है, वो बिल्कुल टूटना नहीं चाहिए। उसको एक दिन हकीकत में बदलना है। और ये कैसे हकीकत में बदलेगा ये मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों ने ही अपनी डेट डिक्लेयर कर दी हैं, पीसीएस और आईएएस दोनों परीक्षाओं की। तो ये मैं पहले आपको डेट बता दूं, और जो मेरा आज का जो मेन सेंटर है वो ये है कि नाउ व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी। अब क्या रणनीति हम लोग अपनाएं ताकि हर कीमत पर कामयाब हो सकें। यदि हम सबसे पहले हम डेट जान लेते हैं। जो यूपीएससी की जो प्रिलिमिनरी की जो डेट है वो है 4 अक्टूबर, और उसकी जो मेन परीक्षा होगी, जो मेंस एग्ज़ाम होगा, वो 8 जनवरी को होगा। यानी कि हमारे पास अक्टूबर के बाद नवंबर और दिसंबर और फिर सीधा जनवरी, यानी कि तकरीबन 90 दिन होंगे। यूपीपीसीएस का जो प्री एग्ज़ाम है 2020 का, वो 11 अक्टूबर को होगा। यानी कि यूपीएससी के एग्ज़ाम के ठीक एक हफ्ते बाद। और मेंस परीक्षा भी बिल्कुल बैक टू बैक यूपीएससी से लगाई है। यहाँ 8 जनवरी है, और यूपीपीसीएस की जो मेन परीक्षा है 2020 की वो होगी 22 जनवरी को। कहने का सीधा सा अर्थ ये है कि 2 हफ्ते बाद ये एग्ज़ाम होगा। यहाँ आपको 1 हफ्ते का गैप है, यहाँ 2 हफ्ते का गैप दिया है। तो कितना बड़ा फ़ायदा है यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपकी तैयारी अच्छी है, तो ऑब्वियसली बात है उसका सीधा फ़ायदा आपको मिलेगा यूपीपीसीएस के अंदर। और यदि आप सिर्फ यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप यूपीएससी के लिए एलिजिबल नहीं है या आपकी एज निकल चुकी है, तो भी दोस्तों ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। एक चीज़ जो मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों, सिविल सर्विस की तैयारी जो है वो डेट के हिसाब से कभी नहीं होती। आप एक सतत मौन साधक की तरह अपनी तैयारी करते रहिए। इट डजेंट मैटर कि ये डेट कब होगी। क्या किसी ने सोचा था कि जून की डेट हट जाएंगी? किसी ने नहीं। कोरोना रूपी एक ऐसा संकट हमारे सामने आया जिसने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया, ध्वस्त कर दिया। और अक्टूबर में अभी एग्ज़ाम होगा। तो ये मानकर चलते हैं कि अब ये एग्ज़ाम नहीं टलना चाहिए, शायद तब तक स्थिति काबू में हो जाए। ओके, तो आज की डेट से हमारे पास 100 से ज़्यादा दिन हैं, लेकिन लगभग आप 100 दिन मानकर चलिए, क्योंकि उन 100 दिनों में कुछ दिन आपके डिस्टर्बेंसेस के होते हैं। कभी घर में कोई फंक्शन हो जाता है, कभी हारी बीमारी, तमाम प्रॉब्लम। हम लगभग 100 दिन मानकर चलते हैं। तो दोस्तों 100 दिन से रिलेटेड मेरे तमाम वीडियो हैं, आप उन्हें ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। आज का ये वीडियो देखने के बाद यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। 100 डेज़ की जो एक प्लान मैंने बनाया है, स्ट्रिक्टली उसे फॉलो करिए। देखिए आप हर हाल में क्वालिफाई कर जाएंगे। एटलीस्ट कम से कम यूपीपीसीएस तो आपके बिल्कुल अप्रोच के अंदर है। आप सोच रहे होंगे कि क्या इतने दिनों के अंदर सिविल सर्विस की तैयारी हो सकती है? क्या जो नए बच्चे हैं जिनको अभी तैयारी करते हुए कम समय हुआ है, किसी को 5 महीने, किसी को 6 महीने, किसी को साल भर, किसी को 1.25 साल, 1.5 साल, लगभग 1 साल मिनिमम होता है, मिनिमम। तो नहीं तो मानकर चलिए कि 1.5 से 2 साल के अंदर कोई भी बच्चा जो है वो इस एग्ज़ाम को ठीक से समझ पाता है कि इस एग्ज़ाम में एक्चुअली आपको ज़रूरत क्या है, चाहिए क्या। लेकिन यदि अक्लमंदी से काम किया जाए, समझदारी से काम किया जाए,
तो यस इट इज़ पॉसिबल टू क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम विद इन दीज 100 डेज़, लेकिन उसकी कंडीशन यही है कि आपको स्मार्ट स्टडी की ज़रूरत पड़ेगी। और स्मार्ट स्टडी क्या होती है कि क्या पढ़ें, उससे कहीं ज़्यादा ये ज़रूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है। और यहाँ पर आकर जो सफल लोग हैं, कामयाब लोग हैं, वो आपकी मदद करते हैं। मैं आपकी जैसी भी सफलता मैंने पाई हैं, लेकिन हमेशा मैं आपके लिए तैयार रहा हूँ ये बताने के लिए कि क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो जो टारगेट वीडियो है एक बार उसे ज़रूर देख लीजिएगा। कम से कम 100 दिन का जो प्लान वीडियो है उसे एक बार फिर से देख जाइएगा। उसमें कुछ भी पुराना नहीं है, ये कोई करंट अफेयर का वीडियो नहीं है। कैसे इस एग्ज़ाम को 100 दिन के अंदर निकाला जाए, उस वीडियो को आप दोबारा देखिए, फिर से देखिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। आप हर कीमत पर इस एग्ज़ाम को निकाल ले जाएंगे। हमको बस केवल इतना करना है कि जो टाइम ड्यूरेशन हमने सेट किया है किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, उसे उतने ही दिन के अंदर हम फिनिश कर पाएँ। इसलिए वो वीडियो भले ही पिछले साल के एग्ज़ाम के लिए मैंने बनाया था, लेकिन आज भी उतना ही प्रासंगिक है, उतना ही सही है, उतना ही एप्लीकेबल है। तो दोस्तों 100 दिन के आसपास आपके पास हैं। इस 100 दिनों के अंदर आपको ये चमत्कार करके दिखाना है, फाइनली कामयाबी लेकर दिखानी है। यदि आप अब प्री की तैयारी पूरी कर चुके हैं, अब देखिए यहाँ कई सारी स्ट्रेटजी काम करती हैं, मैं शब्द इस्तेमाल किया कि वो रणनीति क्या हो। देखिए एक ही रणनीति सभी के लिए अप्लाई नहीं हो सकती। यहाँ पर कई तरीके के एस्पायरेंट्स होंगे, मैं एक एक करके शुरू करता हूँ। सबसे पहले वो एस्पायरेंट जिनका जो प्री निकाल चुके हैं, मेंस भी दे चुके हैं और वो प्री और मेंस दोनों में कॉन्फिडेंट हैं, उनके लिए मेरा सजेशन है कि मेंस का अपना ऑप्शनल और जीएस का थोड़ा सा कुछ पोर्शन 2-2, 3-3 घंटे ही सही पढ़िए ज़रूर। जिनका जो मेंस एक बार दे चुके हैं या प्री के लिए पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं, वो मेंस पर ज़रूर फोकस करें, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट मैं हमेशा मानता हूँ वो मेंस का चरण है। तकरीबन 1.5 से लेकर 2 महीने तक मेंस की तैयारी साथ साथ कंटिन्यू रखिए। लास्ट के 2 महीने आप फिर पूरी ताकत झोंक दीजिए प्री के लिए, क्योंकि प्री निकलना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि प्री नहीं निकला तो आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाती है मेंस की। लेकिन यदि आपकी मेंस की तैयारी नहीं है और तब आपका प्री निकल गया तो वो भी चांस बिल्कुल बेकार हो जाता है और कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ करता है। मेंस यदि आप दें तो मैं हमेशा मानता हूं कि आपका मेंस क्वालिफाई होना चाहिए, आप इंटरव्यू तक ज़रूर पहुंचें, क्योंकि मेंस ही एक ऐसा चीज़ है जहां आप श्योर शॉट कह सकते हैं कि आपका हो जाएगा। आपने कैसा लिखा है उस बात पर निर्भर होता है। मैंने जितनी भी बार मेंस दिया, हर बार मैंने इंटरव्यू तक मैं पहुंचा और कई बार सिलेक्शन पाया। तो एक चीज़ मैं हमेशा मानता हूं कि बहुत से लोग कहते हैं ना कि यार कैसे बता सकते हैं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, इंटरव्यू तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। देखिए फाइनल सिलेक्शन में इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आपका सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन आपने जो लिखा है नंबर उसी के आधार पर मिलेंगे। इसलिए अच्छा लिख कर आएंगे तो कोई डाउट ही नहीं है कि आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। हाँ, कई बार हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हम अच्छा लिख कर आ रहे हैं या नहीं। हमें तो अच्छा लगता है कि हमने अच्छा लिखा है, लेकिन अब पढ़ने वाले के ऊपर है, एग्जामिनर के ऊपर है कि उसे अच्छा लगेगा कि नहीं। खैर, तो दूसरी बात, जिन लोगों को अभी तैयारी करते हुए 1.5 से लेकर 2 साल या 3 साल तक हुए हैं, उनके लिए मेरा साफ कहना है कि पहले प्री पर फोकस कीजिए, पूरी ताकत लगा दीजिए प्री के लिए। एनी हाउ प्री निकलना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए यूपीएससी का मेरिट बहुत ऊंचा जाता है, बहुत मेहनत आपसे यूपीएससी मांगता है। पीसीएस के अंदर भी बहुत मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि नंबर ऑफ़ सीट्स अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं हैं और जो नंबर ऑफ़ सिलेक्शन पहले 18 गुने से लेकर 20 गुना होते थे, वो अब जस्ट केवल 12 गुना रह गए। ऑब्वियसली बात है कि मेंस के लिए अब बहुत कम बच्चे सेलेक्ट होंगे, तो ये भी तय है कि मेरिट बहुत ऊंची जाएगी। और जब मेरिट बहुत ऊंची जाएगी तो कहीं ना कहीं आपसे ज़्यादा मेहनत की अपेक्षा की जाती है। लगभग मानकर चलिए कि आपको 105 क्वेश्चन, यदि मैं पीसीएस की बात करूं तो 105 क्वेश्चन आपको जो है वो 150 में से करने ही करने हैं सही। तब जाकर आप मानिएगा कि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई
कर पा रहे हैं। 105 से नीचे का स्कोर आपके लिए ख़तरनाक होगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ सीट्स कम हैं और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो सेलेक्ट होंगे इंटरव्यू के लिए, वो मेंस के लिए, वो भी बहुत कम होंगे। तो ऑब्वियसली बात है कि मेरिट बहुत ऊपर जाएगी। आईएएस की मेरिट हमेशा की तरह काफ़ी ऊंची जाती है और वही बच्चे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाते हैं जिनका कॉन्सेप्चुअल बेस बहुत मजबूत होता है। दोस्तों, एक चीज़ मैं ज़रूर आपसे कहूँगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस बात को इग्नोर मत कीजिएगा। आजकल तमाम लोग टेस्ट सीरीज चलाते हैं, तमाम बड़ी बड़ी कोचिंग चलाती हैं और अच्छा खासा व्यापार करती हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ बनाना कोई मतलब गलत भी नहीं है। हम भी प्रयास करेंगे कि आपके लिए कुछ टेस्ट सीरीज़ लेकर आएँ, अच्छी टेस्ट सीरीज़ लेकर आएँ जहाँ से आपको जो है वो मदद मिले। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज के नंबरों को कभी ये मानकर मत चलिए कि ये आपका सिलेक्शन करा देंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो टेस्ट सीरीज आप दे रहे हैं मे बी कि वो आपका पढ़ाया हुआ आ गया हो और आप उसमें अच्छा प्रदर्शन कर लें। तो ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि जो लोग कोचिंगों में, हालांकि मैंने कहीं कोचिंग नहीं की, लेकिन मैं जब केमिस्ट्री पढ़ाया करता था कोचिंग में, मैं लेक्चरर भी रहा हूँ, टीचर रहा हूँ केमिस्ट्री का, तो मैं देखता था कि जो जनरली टॉपर्स होते थे, आईआईटी के बच्चों को मैं पढ़ाया करता था जो तैयारी करते थे, तो मैंने देखा कि जो बच्चे क्लास में टॉप किया करते थे, टॉप 20 में रहते थे और जिनके बारे में हम लोग डैम श्योर होते थे कि नहीं ये तो आईआईटी क्वालिफाई कर ले जाएंगे, उनका कहीं दूर दूर तक स्थान नहीं होता था। और जिन लोगों के बारे में कोई उम्मीद नहीं होती थी वो टॉप कर जाते थे। तो क्लासरूम में या जो टेस्ट सीरीज में आप अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं उसका कोई संबंध इस बात से नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और यदि आप बहुत ख़राब प्रदर्शन कर रहे हैं तो ये भी कहीं नहीं है कि आप सिलेक्शन नहीं पा सकते। बिल्कुल डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? ये बात ठीक है, हर मैच से पहले आप वार्म अप मैच खेलते हैं, तैयार होते हैं अपने आप को, लेकिन हर मैच अपने आप में नया होता है, हर बॉल अपने आप में नई होती है, हर एग्ज़ाम अपने आप में नया होता है। टेस्ट सीरीज आप कितने भी दे लीजिए, लेकिन जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जाते हैं वो एग्ज़ाम का दिन पूरी तरह से आपके लिए नया होता है। और जो एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराते हैं, मतलब जो पेपर सेट करते हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट और बहुत समझदार लोग होते हैं। वो जानते हैं कि आपने देखा होगा अभी कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले न्यूज़ थी कि किसी भी कोचिंग से एक भी सवाल नहीं था। ये कहाँ तक सत्य है मैं नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम मतलब जो पेपर सेटर होता है वो इतना समझदार ज़रूर होता है कि वो इस तरह से पेपर सेट करता है जो आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को जज करता हो, ना कि किसी कोचिंग के पढ़े हुए टेस्ट सीरीज या वहाँ जो सामग्री मिलती है पठन वाली, वहाँ से वो पेपर बनाता हो। एग्ज़ामिनर बहुत समझदार होते हैं। मेरे कहने का अर्थ सिर्फ इतना ये है कि किसी कोचिंग या किसी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के बाद उसके जो मार्क्स हैं उसके आधार पर यदि आप ये सोचते हो कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो मेरा ये मानना है कि ये सोच बिल्कुल गलत है। मैं हमेशा कहता हूँ कि टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़रूरी हैं, होनी चाहिए, देनी चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा ध्यान आप बुक्स को पढ़ने पर लगाइए। बुक्स को आप जितनी बार रिवाइज करेंगे, जितना अच्छे से रिवाइज करेंगे, उतना ही आपका परफॉर्मेंस सुधरेगा और उतना ही आप अच्छा परफॉर्मेंस एग्ज़ाम में दे पाएंगे। क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जब तैयारी करता था तो मुझे, आप जानते ही हैं कि मुझे जॉब करते हुए तैयारी करना होता था। बमुश्किल 3 से 3 साढ़े 3 घंटे, 4 घंटे बहुत किया तो पढ़ लिए। कभी मतलब छुट्टी वाले दिन ही होता था कि हम 7-8 घंटे पढ़ पाते हों, नहीं तो कभी भी 3 साढ़े 3 4 घंटे से ज़्यादा पर डे मुझे नहीं मिला। तो कभी इतना भी समय नहीं मिला कि मैं टेस्ट सीरीज़ कोई दे पाऊँ, कर पाऊँ, और मुझे कभी उसकी आवश्यकता भी महसूस नहीं हुई, क्योंकि मैं हमेशा मानता था कि यदि आपने बुक पढ़ा है, आएगा तो किताबों में से ही ना, सीधी सी बात है, आएगा तो किताबों में से ही। और 4-5 किताबों को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1 या 2 किताब, मैक्सिमम 2 किताब, नहीं तो एक ही किताब जो स्टैंडर्ड बुक हो उसको बिल्कुल चाट डालिए, अच्छे से पढ़ जाइए। उसका पूरा जिस्ट आपके अंदर होना चाहिए, उसकी पूरी आत्मा, शरीर, सब उस बुक की सब आपके अंदर होनी चाहिए। आपको पूरा एक मतलब इतना अच्छे से वो बुक पढ़ी हुई हो, समझी हुई और याद की हुई हो कि जहाँ क्वेश्चन देखें वहाँ आपको कोई डाउट ही नहीं आए कि इसका उत्तर ये है। तो ये चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़िए। नो नीड टू स्टडी एनी नोट्स ऑफ एनी कोचिंग और एनी पर्सन
बुक्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता दोस्तों, इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। कोई भी कोचिंग, कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि भाई आपको कोई ज़रूरत नहीं है बुक्स ख़रीदने की, आप बस मेरे नोट्स पढ़ लीजिए, और मैं तमाम बच्चे मुझे नोट्स भेजते हैं, मुझे बड़ा खेद होता है। अच्छी खासी एक मतलब पूरा मतलब रैकेट है जो आपको रद्दी नोट्स बेचता है और आप ख़रीद लेते हैं क्योंकि आपको नहीं पता कि अच्छे हैं बुरे हैं, पढ़ने के बाद पता चलता है कि अच्छे हैं बुरे हैं। मैं हमेशा आपसे कहूँगा कि ऑलवेज फोकस ऑन बुक्स, बुक्स पर ही फोकस कीजिए। बुक्स का कोई विकल्प नहीं होता, नो अल्टरनेटिव ऑफ बुक्स। कोई भी दुनिया की कोचिंग, कोई भी, मैं किसी की आलोचना नहीं करता, मैं वही कहता हूँ जो मैं महसूस करता हूँ, और ज़रूरी नहीं कि जो मैं कह रहा हूँ वही 100% सत्य है। हाँ, ये मेरा अपना अनुभव है, हो सकता है कि इसमें कुछ गलत हो, लेकिन इंटेंशनली मैं कोई ऐसी बात नहीं कहता। जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ अपने अनुभव से मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं है आप कहीं जाकर। बहुत सारे बच्चे जो कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, पता नहीं क्या आपको लगता है कि कोचिंग कर लूँगा तो मैं क्या चमत्कार हो जाएगा, मेरी आज तक समझ में नहीं आया। ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल है कि हमने कोचिंग कर ली, और कुछ इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे आदमी को लगता है ना कि शादी हो जाएगी तो फिर कुछ लाइफ बदल जाएगी या कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, ये सब केवल एक साइकोलॉजिकल है कि हाँ भाई चलो। तो आपको एक लगता है कि यार हमने कोचिंग कर ली, अरे भाई कोचिंग करो चाहे मत करो, यदि बुक्स आपने पढ़ी हैं तो सिलेक्शन होगा, नहीं पढ़ी है तो नहीं होगा। आप कोचिंग कर लीजिए लाख, बुक मत पढ़िए, आपका नहीं होगा, ये बिल्कुल तय है। हाँ, नोट्स भी मदद करते हैं, लेकिन भाई बुक को बेस बनाइए। आपका बेस बुक होना चाहिए, किसी भी कोचिंग के नोट्स नहीं। बुक्स को बेस बनाकर तैयारी कीजिए। एक से एक अच्छी बुक मार्केट के अंदर है हर सब्जेक्ट की, तो अपने नोट्स बना सकते हैं आप, ये बात सही है, आप अपने नोट्स बना सकते हैं, लेकिन हमेशा वो नोट्स भी बुक से हों, किसी के नोट्स से नोट्स मत बनाइए। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये रणनीति आपको अपनानी है, बुक्स पर फोकस करना है। टेस्ट सीरीज यदि आपका बुक्स पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, फिर अच्छे से टेस्ट दीजिए। लेकिन कभी भी टेस्ट के मार्क्स को ये मानकर मत चलिए कि मेरा इससे सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत से लोग फूल के एकदम कुप्पा हो जाते हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, इसमें भी आपको नहीं पढ़ना है। कुछ लोग दुखी हो जाते हैं, यार बताइए मैंने 3-4 टेस्ट दे दिए, मेरा कहीं कोई नंबर नहीं आ रहा, बहुत नीचे मेरे नंबर आ रहे हैं, मेरा होगा कि नहीं होगा। मेरा आपसे स्पष्ट रूप से कहना है, हाँ यदि नंबर कम आ रहे हैं तो आपको चिंता की आवश्यकता है, लेकिन चिंता से ज़्यादा चिंतन की आवश्यकता है। और वो चिंतन ये है कि आप बुक्स पढ़िए, मैं फिर कह रहा हूँ बुक्स पढ़िए ज़्यादा से ज़्यादा। जब भी आपका परफॉर्मेंस गड़बड़ हो, इसका मतलब आपने बुक्स को अभी तक समझा नहीं है, पढ़ा नहीं है। हमारे एक सर थे, मैं जब फिजिक्स पढ़ा करता था तो वो अक्सर करके एक बात कहते थे, ये बात मैं आपको ज़रूर कहूँगा। वो जब कभी भी हम किसी क्वेश्चन में अटक जाते थे तो वो कहते थे कि जाओ थ्योरी दोबारा पढ़ो। तो अब हम ये सोचते थे कि यार ये बार बार थ्योरी पढ़ने की क्यों कहते हैं, जबकि मैंने पूरा थ्योरी भी पढ़ ली, डेरिवेशन भी याद कर लिया, पूरा डेरिवेशन हम लोग याद कर लिया करते थे। और वो जब भी प्रॉब्लम होती थी, कहीं भी प्रॉब्लम अटकती थी, वो कहते थे नहीं थ्योरी पढ़ो दोबारा। फिर हम थ्योरी पढ़ते थे और घुसते थे हर बार। और थ्योरी की विशेषता है कि जितनी बार आप घुसोगे किसी थ्योरी में, हर बार नई नई चीज़ मिलेगी। तो हमें बाद में समझ में आया कि वो क्यों कहते थे कि थ्योरी पढ़ो, क्योंकि हम सोचते थे कि हमने थ्योरी पढ़ ली अब हमें तो आ गई। लेकिन वो जानते थे कि थ्योरी एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप जितना अंदर घुसोगे, जितनी वही चीज़ आप बार बार पढ़िए, आपको हर बार नई चीज़ मिलेगी। यही बुक्स की खास बात है कि आपसे जितनी बार पढ़ेंगे हर बार नई चीज़ मिलेंगी आपको, हर बार वही चीज़ आपको एक नया विज़न देगी, नई सोच देगी। ये बुक्स की विशेषता है, ये नोट्स में कभी पैदा नहीं हो सकता। तो इसलिए बुक्स को हमेशा बेस बनाइए। बस यही मेरा आपसे इतना कहना है कि किसी भी टेस्ट सीरीज के मार्क्स को आप बिल्कुल ये दिमाग में मत लाइए कि आपका परफॉर्मेंस जो है वो इसके आधार पर तय होगा। पिछली साल मेरी एक स्टूडेंट थी और उसके 150 में से, यूपीपीसीएस की मैं बात कर रहा हूँ, उसके 150 में से 115 यानी 115 सवाल सही थे, और उसको तैयारी करते हुए केवल और केवल 4 या 5 महीने ही हुए थे। व्हेन शी टेल टू मी आई वॉज सरप्राइज्ड। मुझे लगा कि वो शायद मजाक कर रही है, या मुझे लगा कि एक होता ना कि कभी कभी
जब नया नया बच्चा होता है, तैयारी करता है, तो ज़्यादा जोश में रहता है, ज़्यादा उमंग में रहता है। मुझे लगा शायद जो है ज़्यादा उमंग में 115 सवाल बता रही है। फाइनली जब रिजल्ट आया और शी वाज सेलेक्ट फॉर द मेंस, और जब उसके, तो मैं हैरान रह गया कि भाई, तब उसने मुझसे कहा, तो मैंने उससे पूछा कि भाई इतने कम समय में तुमने इतना अच्छा परफॉर्मेंस कैसे दिया। तो उसने मेरी एक बात जो मैं अक्सर करके आपसे कहता हूँ, देखिए गुरु की बात को पकड़ना होता है। तो मैंने उससे यही कहा था कि भाई बुक्स पढ़ो बार बार, और इतने अच्छे से पढ़ो कि चीज़ें आपको याद हो जाएं। उसने कहीं कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की, कहीं कोई ऐसा कोई काम नहीं किया, बस मेरी उस बात को उसने पकड़ लिया। 5 महीने के अंदर उसने सारी किताबें जो हैं इतनी बार पढ़ डाली, 4 बार 5 बार। वो उसने ये भी कहा कि सर आपने कहा था कि यदि कोई चीज़ 4 बार भूल जाए तो 5वीं बार याद कर लो। बस मैंने वही फार्मूला अपनाया, बुक्स को फोकस किया, और जब भी कोई चीज़ भूल जाती थी तो फिर याद कर लेती थी। तो मेरे को चीज़ें एकदम कंठस्थ हो गई, और उसी का परिणाम हुआ कि मात्र 5 से 6 महीने के अंदर अंदर उसके 115 सवाल सही हुए, जो कि अच्छे लोगों के नहीं हो पाते। तो कहने का मतलब सिर्फ मेरा इतना है दोस्तों कि चमत्कार होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन चमत्कार के भी कुछ नियम होते हैं। चमत्कार बिना नियम के नहीं होते हैं। और यहाँ यदि आप ये चमत्कार करना चाहते हैं तो इसका नियम सिर्फ ये है कि आपको बुक्स को फोकस करना है। स्टैंडर्ड बुक्स ले लीजिए, जो भी हैं, हिंदी मीडियम की अलग है, इंग्लिश मीडियम की अलग है। उस पर मैं फिर जल्दी ही अब एक वीडियो लेकर आऊँगा। कई बच्चों ने आज तक मुझसे तमाम सवाल किए हैं बुक्स को लेकर। मैं आपसे वादा करता हूँ कि बहुत जल्दी मैं बुक्स को लेकर एक अच्छा खासा वीडियो लेकर आऊँगा, हिंदी मीडियम के लिए अलग और इंग्लिश मीडियम के लिए अलग। लेकिन जो भी है, आपके पास जो भी बुक्स हैं उन बुक्स को फोकस कीजिए, बुक्स को पढ़िए, उसी में बार बार अंडरलाइन करिए, और अंडरलाइन करिए, उसी में जो है आप तारांकित कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो 4 तारे बना सकते हैं, 4 स्टार बना सकते हैं, किसी पर 3 स्टार 2 स्टार, वो आपके फैक्ट के इंपॉर्टेंस के आधार पर है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि वो घटना चक्र करने बैठ जाते हैं। देखिए, घटना चक्र से एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। हाँ, घटना चक्र की आवश्यकता है, ये बात सत्य है। कब? जब आपकी बुक्स पूरी हो जाएं। आप बुक्स को पढ़िए ना, जब भी आपसे कोई सवाल नहीं हो रहा, बुक्स में देखिए, मिलेगा। केवल 10% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बुक्स में से नहीं होते हैं, नहीं तो वो कहीं ना कहीं आपको बुक्स में मिल जाते हैं। हम बुक्स को सरसरी तौर पर पढ़ते हैं, उड़ती उड़ती नज़रों से, और फिर जब पेपर आता है तो सोचते हैं यार ये कहाँ से आया है। 10% क्वेश्चन आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे, लेकिन वो 10% क्वेश्चन वो डाले ही इसलिए जाते हैं ताकि लोगों को लगे कि पेपर कठिन था। और यदि उस 150 में से 150 या 100 में से 100 क्वेश्चन कोई IAS में करके आ रहा है तो वो नामुमकिन है, वो पॉसिबल भी नहीं है, और ये पॉसिबल ही नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? तो सीधा सा मतलब है कि उन सवालों के लेकर आपको वरी नहीं होना, परेशान नहीं होना। हाँ, जो बुक्स में से आ रहे हैं वो आपके गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो बुक्स में से नहीं आ रहा है या जो आपने कहीं नहीं पढ़ा, तो जो आपने नहीं पढ़ा वो तो बाकी उन लोगों ने भी नहीं पढ़ा ना। तो सीधी सी बात है, 10-12 सवालों को लेकर परेशान मत होइए, लेकिन जितने क्वेश्चन आपके पढ़े हुए हैं, जो कहीं ना कहीं आपने बुक में पढ़े हैं, वो आपका सही होना चाहिए। और वो तभी पॉसिबल है जब आपने बुक्स को कई बार पढ़ा हो। तो जैसे उस स्टूडेंट ने मेरी 2 बातों को फॉलो किया और उसने वो मिरेकल करके दिखाया मात्र 5 महीने के अंदर। ये मिरेकल हर बच्चा कर सकता है, हर बच्चा इस मिरेकल को कर सकता है, इस चमत्कार को कर सकता है। लेकिन सिर्फ 2 बातें आपको माननी हैं, फोकस ऑन द बुक, और जब भी किसी चीज़ को आप भूल जाएं बार बार याद करें, कोई दिक्कत नहीं, बार बार पढ़ें, कोई नहीं। हम लोग मशीन नहीं है जो एक बार पढ़ लिया, कंप्यूटर नहीं है। भूलना सबकी आदत है, सब लोग भूलते हैं। भूलना कोई बुराई नहीं है, हाँ, याद ना करना बुराई है, ये मैं हमेशा कहता हूँ। भूलते तो सब हैं, लेकिन जो कामयाब लोग होते हैं वो भूलने की परवाह ना करके फिर से याद करते हैं। फिर से याद कर लीजिए, भूल गए तो कोई बात नहीं, फिर से याद कर डालिए। इन 2 बातों को फॉलो करिए, और जो 100 डेज़ का मेरा प्लान है वीडियो, उसे ज़रूर एक बार देख लीजिए। और इसके बावजूद यदि आपके पास कोई डाउट है तो मैं ज़रूर आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। और अब ये क्रम लगातार बना रहेगा वीडियो का, और आपके बीच में मैं लगातार आता रहूँगा नई नई स्ट्रैटेजी लेकर, बहुत सारे आपके डाउट्स क्लियर करता हुआ। इसी के साथ, इस शुभकामना के साथ कि आप लोग अपने ख्वाब को हर कीमत पर हकीकत में बदलेंगे, अपने संघर्ष को एक दिन सफलता के स्वर्णिम अक्षरों के रूप में जो है वो पेश करेंगे सारी दुनिया के सामने। इसी आशा और शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार दोस्तों।
सब्सक्राइब कीजिए कामयाबी कैसे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले।